Good morning, class 10th students. We are on the last topic of this chapter, and after that, I have a very important information for you. As you already know about the school will be open after 15th October. That is first good news for you. And other information regarding your study, that is map class. And map class is didn't have a mean without map book. So I will make a short notice for you and tell you how to order your book, and if you make arrangement with your seniors, then also you have uh, make easy to make arrange for your map book, because I think I was I want to start a map class in September, in first week of September, but uh, it was your PD test one, so I break that class. So now October is a very important month, and I have to uh, start your map class. This is very important. Okay, so let's start the last topic: sectors in terms of ownership, public and private sector. In terms of ownership, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, बहुत इजी है। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसको आप एक कॉमन लैंग्वेज में अगर आप कहें तो गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक, जो सारी चीज़ें गवर्नमेंट तय करती है, गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, इंस्ट्रक्ट करती है, एंड वेलफेयर के लिए सारे वर्क होते हैं उसकी हर एक चीज़ का सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, एक्सपेंडिचर, सारा सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर ही होता है। वही चीज़ों को देखती है, वो करती है हमारे लिए। चाहे आप जॉब की बात करें, चाहे आप एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, किसी भी सेक्टर की बात करें। और दूसरा होता है बेटा प्राइवेट सेक्टर। इससे आप अच्छे से समझदार हैं, समझते होंगे। चाहे आप किसी भी एमएनसी की बात करें, चाहे आप किसी कंपनी की बात करें, चाहे वो स्मॉल हो चाहे बिग हो, या फिर माइक्रो इंडस्ट्री का हिस्सा हो, चाहे स्कूल कॉलेज की बात हो, या फिर हॉस्पिटल्स की बात हो, एनीथिंग, वो चीज़ जो ऑनरशिप के मामले में प्राइवेटली इंडिविजुअली होती है, जैसे आपके पास हो, मेरे पास हो, उसका मेंटेनेंस, उसकी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी हमारी है, और हम उसी को वो सर्विस देते हैं। चाहे होटल, एजुकेशन, हेल्थ, हॉस्पिटैलिटी, एनीबडी, कुछ भी हो, या कि एरोप्लेन सर्विस हो, बस सर्विस हो, कुछ भी, हम उसी को प्रोवाइड करते हैं जो हमें उसका पे करता है। वो चीज़ें सारी आती हैं प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट सुविधाओं के लिए आपके लिए करती है, बट बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे प्राइवेटली होता है, बट वहाँ पे आपको पैसा देना पड़ता है। हाँ, अगर गवर्नमेंट पैसा ले भी रही है, बट उसकी फ़ीस ना बेटा बहुत कम हो गई, ये भी बात सच है। मेंटेनेंस के तौर पे भी नहीं होती, वो एंट्रेंस फ़ीस होती है, बहुत कम होती है, इज़ वेरी लेस, फीस इज़ वेरी लेस। लेकिन प्राइवेटली फर्म में जब आप जाएंगे तो वो चीज़ें आपको हाईली पेड मिलेंगी। आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा, तब आप देखते हैं कि इस चीज़ पे खर्च किया जाए या ना किया जाए। तो ये था एक ओवरव्यू, ठीक है। अब ज़रा आप इसको ज़रा यहाँ से अपनी बुक से समझें। अनदर वे ऑफ क्लासीफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक दूसरा तरीका जिससे हम क्लासीफाई कर सकें इकोनॉमिक एक्टिविटी को इनटू सेक्टर्स कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन्स एसेट्स। एसेट्स क्या होता है बेटा? प्रॉपर्टी। किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि ओन मतलब उसका मालिकाना हक किसके पास है उस प्रॉपर्टी का, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ द सर्विस। उसकी जिम्मेदारी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि जो हमें सुविधाएं, सर्विस या कुछ भी चाहिए, उस चीज़ की जिम्मेदारी किसकी है, वो ओनिंग कौन है उसका, किसके अंडर उसका ओनिंग आता है एसेट्स का। अब देखिए यहाँ से पब्लिक सेक्टर की बात करें, इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन मोस्ट ऑफ द एसेट्स। मोस्ट ऑफ द, ये वर्ड क्यों यूज़ हुआ है मोस्ट ऑफ द, ये क्यों नहीं कहा ऑल? क्योंकि बेटा गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें पीपीपी मॉडल पे चलती हैं। अब पीपीपी मॉडल समझते हैं आप? प्राइवेट पब्लिक या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कुछ हिस्सेदारी पब्लिक होगी यानी गवर्नमेंट की, कुछ प्राइवेट। जैसे एयरपोर्ट की बात करें,
तो मोदी साहब ने कम से कम मुझे लगता है 11 to 15 एयरपोर्ट जो हैं प्राइवेट सेक्टर में दे दिए हैं। अडानी जी को दे दिए हैं या किसी और को दे दिए हैं। जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलिंग से लेकर सारी चीज़ों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, लेकिन गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट की जो हिस्सेदारी है, जो एविएशन डिपार्टमेंट है, उसमें नीलामी कर दी, उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को अंदर कर लिया है इन्वेस्ट करने के लिए। तो जो जॉब्स होंगी तो वो अडानी हिसाब अपने हिसाब से करेंगे ना। इंडियन गवर्नमेंट की जो एयर हॉस्टेस से लेके क्रू मेंबर इंजीनियर होते थे वो क्यों काम करेंगे, आप बताइए मुझे। तो आपको शायद पता नहीं है कि इंडियन एयरलाइंस है, एयर इंडिया है जो, उसके 10 से 12 हज़ार कर्मचारी पिछले कई दिनों से, क्योंकि ये न्यूज़ देखो आपके डेली के अखबारों में और न्यूज़ चैनलों में तो नहीं आएगी। आप अच्छे न्यूज़ और चैनल्स को देखिए, न्यूज़पेपर्स को, ये आपको सब मिलेगा। 12,000 से ज़्यादा लोगों को कम से कम इस साल की शुरुआत से ही तनख्वाह नहीं मिली थी, उन लोग को घर भेज दिया गया। बहुत दिन हड़ताल पे भी रहे। पायलट्स जो होते हैं जिनकी सैलरी लैक्स रुपीज़ में होती है, उनको तक सैलरी नहीं मिली है। एक बेसिक स्टाफ से लेकर ऊपर स्टाफ तक की जो बात हो, उसमें किसी को सैलरी नहीं मिली। तो जब अडानी साहब अपना पैसा लगाएंगे उसमें, तो अडानी अपने हिसाब से तो रिक्रूट करेंगे ना, ताकि ना तो उन्हें इतना पैसा खर्च करना पड़े और ना ही वो चीज़ हो। गवर्नमेंट कहती है कि बहुत सारी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर रखेंगे, बाकी सब प्राइवेट है। तो भाई साहब जॉब कहाँ है? आप इतना बेवकूफ़ी और बच्चे की तरह बात करते हैं जैसा कोई लिमिट नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ के लोग भी ऐसे हैं कि इन चीज़ों को समझना नहीं चाहते। आपको समझना होगा कि आपकी प्रॉपर्टी कितना बेच दी जा रही है। ठीक, तो ये था मोस्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ही करवाती है। इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। या तो प्राइवेट कंपनी है या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जैसे आप हो, मैं हूँ, कोई पर्सन हो सकता है। रेलवे और पोस्ट ऑफिस एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर। रेलवे, इंडियन रेलवे, पूरा रेल मंत्री होता है हमारे यहाँ, रेलवे का अलग से बजट आता है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। 39 लाख लोग कार्य जॉब करते हैं बेटा उसमें। सॉरी 39 लाख गवर्नमेंट के सेंट्रल के एम्प्लॉई हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं उसमें। रेलवे में आई थिंक 13 लाख से ऊपर लोग वर्क करते हैं सरकारी। दुनिया के सबसे बड़े डिपार्टमेंट से एक है हमारा इंडियन रेलवे, और पोस्ट ऑफिस भी, वो पब्लिक सेक्टर के। बट रेलवे भी बेटा बेच ही दी है एक तरह से। बहुत सारी प्राइवेट ट्रेन चलेंगी, रेलवे स्टेशंस भी प्राइवेट उसमें दे रखे हैं पीपीपी मॉडल पे। तो अपनी सर्विस के लिए लगाएंगे तो वो अपने ही लोग। जैसे तेजस ट्रेन चली, प्राइवेट उसमें है, तो तेजस में जो उसमें हॉस्टेस हैं रख रखाव के लिए, आपकी डिलीवरी सर्विस डिलीवरी की जो लड़कियां हैं, वो वही हैं जो प्राइवेट कंपनी जिसको वो चला रही है, वो इंडियन गवर्नमेंट उसको रिक्रूट नहीं कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जॉब लॉस तो है ही बेटा। अडानी साहब आपको हमको जॉब नहीं दे देंगे। उनको जो फ़ायदेमंद होगा, उनको जिस हिसाब से कॉन्टैक्ट पर रखना होगा, क्योंकि प्राइवेट फर्म हमेशा सिर्फ अपना अपना फ़ायदा सोचती है, वो दूसरे का नहीं सोचती। आप ध्यान रखना इस बात का। Whereas companies like Tata Iron Steel and Company Limited टिस्को और Reliance Industries Limited IRL, ये प्राइवेट ओन्ड हैं। बट बेटा RIL की बात करें, टिस्को की, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है कई चीज़ों में। टाटा ने हमेशा से 100 ईयर से ज़्यादा का टाइम हो गया इस देश को जो जॉब दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है, टैक्स दिया है, इंडिया को नई ऊंचाइयां दी हैं। रिलायंस ने सिर्फ मार्केट कैप्चर किया है, जॉब तो उसने निचोड़ दी हैं। कई सारी बातें हैं, अभी नहीं करेंगे, फिर किसी दिन करेंगे, क्योंकि जियो के आने के बाद यूनिनॉर बंद हो गया, टाटा इंडिको, टाटा डॉट इंडिकॉम और पता नहीं बहुत सारी सर्विस बंद हो गई, और यूनिनॉर को एयरटेल में जाना पड़ा, तो यूनिनॉर के बहुत सारे लोग बेघर हो गए, उनको जॉब से निकालना पड़ा। वोडाफोन आइडिया एक हो गई तो दोनों के बहुत सारे कर्मचारियों को जॉब छोड़ना पड़ा। जियो ने जिन लोगों को दिया है उसकी भरपाई 4 कंपनियों के बराबर जियो नहीं कर सकती। यूनिनॉर, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, टाटा इंडिकॉम, और भी बहुत सारी सर्विस थी, एयरसेल थी, बहुत सारी थी, वर्जिन मोबाइल, उन सब का मार्केट आगे ख़राब किया रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। तो जॉब लॉस ज़्यादा हुआ है, जॉब क्रिएशन उतना अच्छा नहीं हुआ। ओके, तो ये तो थे प्राइवेट फर्म्स के बारे में। एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। अर्न प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा देखना। गवर्नमेंट सिर्फ फ़ायदा नहीं देखती, गवर्नमेंट देखती है कि जो वर्क कर रहे हैं उसका आपको पे भी मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है।
टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दिस इंडिविजुअल्स एंड कंपनी। अगर आपको सर्विस चाहिए तो आपको मनी जो है इंडिविजुअल जो भी पर्सन है उसको या कंपनी को आपको मनी पे करना पड़ेगा। द पर्पज़ ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। और अब बात आती है पब्लिक सेक्टर की, तो उसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है। सरकारी स्कूल, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं, आप जेई की तैयारी करना चाहते हैं भविष्य में, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्यों कोटा और जयपुर, दिल्ली या लखनऊ, कानपुर की तरफ भागते हैं? आप प्राइवेटली कर लें, क्योंकि प्राइवेटली करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना होता है। तब आप समझ के देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की महत्व कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। कितनी अजीब बात है ना, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करनी है, गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिल जाए तो करना चाहते हैं। हम खुद ही बहुत सारी चीज़ों में खुद उलझे हुए हैं। Government raise money through taxes and other ways to meet expenses on the service rendered by it. गवर्नमेंट क्या करती है, आपको भी पता है, जितने टैक्स होते हैं, जितना जीएसटी है या अदर तरह की सर्विस पे जो आपको टैक्स देना होता है, वो सारी चीज़ों को करने के बाद जो खर्चे होते हैं और जो सर्विस दे रही है उसके अकॉर्डिंग उसी से उसके खर्चे चलते हैं। मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। अब आज के ज़माने पे गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों पर खर्च कर रही है, हालांकि पेंशन तो बहुत सारी चीज़ें बंद ही कर दी हैं। तो एक्टिविटीज़ कौन सी हैं उनके बारे में बात हो रही है। वाई डू गवर्नमेंट से स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट उस पर क्यों खर्च करती है? क्योंकि मेंटेनेंस करना है, गवर्न करना है, सैलरी पे करना है, उसके हर एक चीज़ का हिसाब रखना है। मेन चीज़ तो तीन ही हो गई। There are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide a reasonable cost. सोसाइटी की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है, ठीक, लेकिन प्राइवेट सेक्टर उस कीमत पे आपको चीज़ें प्रोवाइड कभी नहीं कराएगा। आप डीपीएस में पढ़ेंगे, आपको हो सकता है 70-80 हज़ार खर्च करना पड़े, लेकिन आप केवी में चले जाएंगे, नवोदय विद्यालय में चले जाएंगे, जेएनवी में, वहाँ बहुत कम पैसे लगते हैं। आपको पता है एम्स की फ़ीस, एम्स न्यू दिल्ली, उसकी फ़ीस 0 रुपीज़ है, एक तरह से बहुत कम खर्चा है। और कई सारे अच्छे कॉलेज हैं, उनकी फ़ीस 5000 है, मेडिकल कॉलेज की पूरे 5 साल की, क्योंकि वहाँ पे टैलेंट पहुँचता है, वहाँ आपके पैसे का ज़ोर नहीं होता है, वहाँ टैलेंटेड लोगों को निखारा जाता है, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट खर्च करती है, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है, ठीक है। वाई सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी, ऐसा क्यों होता है कि हमें ज़रूरतों पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना होता है, विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी, कई बार वो हमारी हैसियत से ऊपर भी चला जाता है, और प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो जो सर्विस जिस तरह से दे रहे हैं वो हमारी कैपेसिटी से बाहर है। ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज़ दीज फैसिलिटीज़ इज़ नॉट ईजी, और वो सारे लोग जो पैसा कलेक्ट करते हैं उनके लिए भी ये फैसिलिटी पाना आसान नहीं होता है। प्राइवेट फॉर्म्स में ऊपर से नीचे बहुत सारे लोग हैं, आप सोच के देखिए क्या वो भी उस पैसे से उतनी लाभ उठा रहे हैं? नहीं, वो अर्न हो रहा है कंपनी या इंडिविजुअल के लिए। इवन इफ दे डू प्राइवेट दीज थिंग्स दे वुड चार्ज एन हाई रेट फॉर यूज़। अगर आपको वो चीज़ यूज़ करनी है या आपको प्रोवाइड होनी है तो आपके लिए भी उसको हाई रेट पे चार्ज देना होता है। एग्जाम्पल आर कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड, ब्रिजेस, रेलवे, हार्बर, जनरेटिंग सिटी, प्रोवाइडिंग इरीगेशन थ्रू डैम्स etc। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन चीज़ों को हम इन चीज़ों में समझ सकते हैं। चाहे रोड्स बने, चाहे ब्रिज, रेलवे कंस्ट्रक्शन, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। आप सोच के देखिए कि ऐसे कितने सारे सिस्टम हैं जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट दोनों ही चीज़ों में बटे होंगे, और उनके जो एक्सपेंडिचर होते हैं या जो हमें नीड है वो हमारी कैपेसिटी से बाहर होती है। दोनों ही चीज़ों के एग्जांपल हैं इसमें। अब तो रेलवे भी आ गया उसमें। दस गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग एंड इंश्योर दैट तो इसलिए गवर्नमेंट को ये चीज़ें अपने अंडर लेनी होती हैं और उनके जो हैवी खर्चे होते हैं और इंश्योर करना होता है कि दिस फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर एवरीवन, कि इन चीज़ों पे जब बहुत सारे खर्च होंगे चीज़ें तो वो सबके लिए अवेलेबल है, क्योंकि ये चीज़ तो सबके लिए नीड है। लेकिन बिजली की बात, इलेक्ट्रिसिटी की, तो प्राइवेट कंपनियों के पास है। आगरा में देख लीजिए टोरेंट पावर है, अहमदाबाद में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, बॉम्बे में देख लीजिए, बहुत सारी जगह है प्राइवेटली है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली चीज़ें भी बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर में है, ऐसा नहीं है। रिफाइनरी भी आपकी प्राइवेट सेक्टर में है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो ये जो चीज़ें होती हैं, तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट अगर इन चीज़ों को अपने अंडर नहीं करेगी ताकि सब लोग उसको यूज़ कर सकें, तो प्राइवेटली फर्म में जो चीज़ें होंगी वो तो लोगों को नुकसान होगा। जैसे फ्रांस की बात करें, 1789 से पहले वहाँ के क्या हालात थे आप जानते हैं। जो टैक्स पे कर रहा है उसको 1 इंच फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसका अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, क्योंकि वो नर्क में जी रहा था और ऊपर की सोसाइटी थी वो मौज कर रही है, उसको सारे राइट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए गवर्नमेंट को अपने अंडरटेक लेनी होती हैं कि चाहे इस तरह की बात हो, ताकि उस पर खर्चे हों या जो भी मेंटेनेंस की बात हो या रन करना हो, गवर्न करना हो, सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट के अंदर हों, ताकि वो आम लोगों के लिए, सबके लिए मौजूद हों, एक्सेसिबल हों। देर आर सम एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट करना होता है। प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट एनकरेज इट। कई बार प्राइवेट सेक्टर, कई बार क्या, हकीकत तो ये भी है कि गवर्नमेंट नहीं सोचेगी प्राइवेट सेक्टर के बारे में, तो प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ज़मीन खरीदना, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ये सारे कंस्ट्रक्शन के काम किसके, गवर्नमेंट के। उसको प्राइवेटली कोई हैंडल नहीं कर सकता। कोई चीज़ जयपुर से आगरा, आगरा से लखनऊ या दिल्ली ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो रोड तो सरकार के पास है, तो उन पर जो टैक्स है या टोल टैक्स है वो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सड़कों पर रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? ओवरलोडिंग लेके चलेंगे, सड़कें ख़राब करेंगे, तो वो किसकी जिम्मेदारी है? इसलिए गवर्नमेंट वो सारी चीज़ वसूलती है हमसे। हम भी अपने लालच में सारी सड़कों को नुकसान पहुंचाते हैं ओवरलोडिंग करके। तो कहने का मतलब वो बिज़नेस आगे नहीं बढ़ सकता। गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स पॉलिसी या ज़मीन को लेके ऑन रेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक जोन नहीं बनाए, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? इसलिए गवर्नमेंट उन चीज़ों को प्रोवाइड करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मैनी इंडस्ट्री। सिंपल सी बात है कि अगर आपको बिजली बेचनी है, तो आप देखते हैं कि आप जो बना रहे हैं, बिजली जनरेट कर रहे हैं, उसकी कीमत प्रोडक्शन गुड्स से ज़्यादा, कई बार ज़्यादा हो जाती है। किसके लिए? प्राइवेट कंपनी के लिए। भाई हमें जिस हिसाब से बिज़नेस सेटअप करना है, लेकिन लाइट कॉस्टिंग वगैरह सब, वो 32 किलोमीटर चालू मूवी नहीं देखी है आपने? कितना धोखाधड़ी होता है कई बार। तो मैनी यूनिट, स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट, माइट हैव टू शट डाउन, उनको शट डाउन करना होता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चल सकते। हैवी रेट्स होंगे बिजली सप्लाई के, इलेक्ट्रिसिटी के तो वो रन नहीं कर सकते। गवर्नमेंट हियर स्टेप्स इन प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट्स विच दीज इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, एक घरेलू कनेक्शन होता है, डोमेस्टिक कनेक्शन, उसके चार्ज अलग होते हैं, और एक होता है कमर्शियल कनेक्शन लाइट का, जिसके चार्ज थोड़े से उससे ऊपर होते हैं। तो डोमेस्टिक और उसको क्यों बांट दिया? क्योंकि आप जिस हिसाब से बिजली यूज़ कर रहे हैं, आपको लाइट तो 24 घंटे मिलनी ही होगी, तो उसके रेट्स कुछ हाई हैं। क्योंकि उसमें प्रोडक्शन बहुत लार्ज पैमाने पे हो रहा होता है, तो आपको कनेक्शन भी बड़ा चाहिए। उसके लिए लाइट, ट्रांसफार्मर, कई सुविधाओं को मजबूत करना पड़ता है। गवर्नमेंट हैज़ टू बीट पार्ट ऑफ द कॉस्ट, इसलिए गवर्नमेंट को वो सारा हिस्सा जो होता है कॉस्ट का सहन करना होता है, वही उसकी जिम्मेदारी लेती है। आप देखिए, चाहे रोड बिछाने की बात हो, इलेक्ट्रिसिटी को एक शहर से दूसरे से पहुंचाने की बात हो, पावर हाउस बनाने की बात हो, वो गवर्नमेंट ही तो करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाई वीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स। इसी तरह से आप देखें कि हाँ, गवर्नमेंट हमसे वीट और राइस खरीदती है फेयर प्राइस पे। अब फेयर प्राइस क्या है, आप 9th में पढ़ चुके हैं, वो प्राइस जिस पे कि उसको पूरा उचित दाम मिल जाता है। बाइंग एट अ सच कॉस्ट विच फार्मर हैज़ टू, एक वर्ड यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है? फार्मर, हाँ, फार्मर हैज़ टू, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ उस वर्ड को, उसको आप हिंदी में ऐसे समझें कि वो एक फेयर प्राइस, वो मतलब प्राइस होता है बेटा, जिस पे किसान अपनी जो फसल होता है उसका पूरा मूल्य भी उस पर ले लेता है और उसको उस पर लॉस नहीं होता है, उसको हम फेयर प्राइस कहते हैं। और फेयर प्राइस को ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं, ठीक है? कि इतना सपोर्ट करें कि जो उसकी लागत आई है प्रोडक्शन पे, वो उसको उससे कम ना मिले, उसको लॉस ना हो। दिस इज इट स्टोर्स इन इट्स गोडाउन। गवर्नमेंट अपने गोडाउंस में उनको खरीदती है, सेल करती है लोअर प्राइस को कंज्यूमर को, राशन शॉप्स के जरिए, जो गरीब लोग हैं। और ये सब चीज़ें आपने फूड सिक्योरिटी 9th में पढ़ी हुई हैं। The government has to bear some of the cost. In this way, the government support both farmer and consumer.
गवर्नमेंट को इस चीज़ में भी हर चीज़ पे सहन करना होता है, क्योंकि जो APL या BPL कार्ड होल्डर होते हैं उनको आप बहुत सस्ते दाम में अनाज दे रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट ही वो बोझ झेलती है। There are a large number of activities which are the primary responsibility of the government. ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। बेसिक नीड्स की जो बात कर रहे हैं वो तो सारी की सारी है। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस, गवर्नमेंट को उस पर खर्च करना ही करना चाहिए। बेसिक हेल्थ, एजुकेशन, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर, इन सब की बात, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारे सेक्टर्स तो आ ही गए। प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर ऑल इज़ वन एग्जाम्पल। जो मैंने बताया आपको एग्जाम्पल, वो इसमें सारी चीज़ दी हुई हैं। वी हैव डिस्कस सम ऑफ द इशू इन द फर्स्ट चैप्टर, कर चुके हैं। रनिंग प्रॉपर स्कूल्स, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, 9th में भी आपने पढ़ा है। पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। बेसिक जो पढ़ाई है उस पर तो कम से कम गवर्नमेंट इतना खर्च और ध्यान दे ही सकती है ताकि चीज़ें अच्छी हो जाएँ। इंडिया साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आपको पता हैरानी होगी कि अनपढ़ बच्चों की संख्या में इंडिया का साइज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अब हम लोग हैं ही इतने, 1 बिलियन 30 मिलियन, थोड़े बहुत है ना तो कैसे नहीं बेटा, हम हर चीज़ में आगे होंगे। हालांकि बहुत सारी चीज़ों में हम नहीं आगे, जो अच्छी चीज़ है। Similarly, we know that the nearly half of the Indian children are malnourished, nourished, and a quarter of them are critically ill. Quarter of them मतलब 25 करोड़ लोग तो बच्चे बचा बीमार हैं, और हाफ जो इंडिया की चिल्ड्रंस की पॉपुलेशन उसमें मेल न्यूट्रिशन है, कुपोषण से पीड़ित हैं, उनको अच्छा खाना नहीं मिलता, बीमार हैं। और ये सारी चीज़ें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आप पढ़ चुके हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है बेटा? शिशु मृत्यु दर याद है ना आपको, 1 ईयर से नीचे की डेथ पर 1000 पे। उड़ीसा में 41 है, मध्य प्रदेश में 41, इज़ हायर देन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के गरीब से गरीब रीजन में सबसे ज़्यादा भी उड़ीसा और मध्य प्रदेश से मिलेगा आपको। ये जो डेटा आता है ना बेटा, इस पर थोड़ा ध्यान रखा करें आप। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन टू एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एस एबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब गवर्नमेंट को ध्यान इस चीज़ पे देना होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट करना तो है, लेकिन अवेलेबिलिटी हो सेफ वाटर ड्रिंकिंग की और हाउस फैसिलिटीज़ की और खाने की न्यूट्रिशन वाली चीज़ हो। चाहे ड्रिंकिंग की बात हो, चाहे सैनिटाइजेशन की बात हो, घर की साफ़ सफाई की बात हो, तो ये चीज़ें भी गवर्नमेंट को ध्यान देनी होती है। तो गवर्नमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट से लेके वाटर प्रोजेक्ट से लेके हर एक प्रोजेक्ट को फिर साथ लाती है। It is also the duty of the government to take care of the poorest and most ignored region of the country through increased spending in such areas. अब ड्यूटी आ जाती है गवर्नमेंट की कि वो इन सब गरीब लोगों की देखभाल भी करे, और जो मोस्ट इग्नोर्ड रीजन है, जिनको कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, उन रीजन्स पे भी ध्यान दे, जो कंट्री के जहाँ जहाँ इस तरह के हिस्से हैं वहाँ पे, और स्पेंड जो है उस पर थोड़ा सा बढ़ाए, अपना खर्चा बढ़ाए, उस एरियाज को थोड़ा डेवलपमेंट करें। यूपी के बुंदेलखंड की अगर हम बात करें बेटा, तो बुंदेलखंड में इस टाइम वाटर सप्लाई के लिए योजनाएं चल रही हैं बहुत बड़ी टंकियों से, क्योंकि वो रीज़न जो है बेटा वो ड्राई है, वहाँ अच्छे से नदियाँ बहती नहीं हैं। सर्दी में तो बहुत बुरी हालत हो जाती है, गर्मियों में तो होती है। वहाँ के लोग जो है माइग्रेट होते हैं अदर शहरों के लिए, फार्मिंग के लिए। अच्छी लैंड तो है बट पानी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को पीने का ही पानी नहीं है। तो बुंदेलखंड में वाटर सप्लाई के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। अभी की जो गवर्नमेंट है वो भी चला रही है, और कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ताकि बुंदेलखंड को ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल सकें। एक रीज़न है जहाँ महोबा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं बेटा उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में वेस्टर्न के ज़िले। ये समिंग अप है, एम्प्लॉयमेंट की बात है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की बात थी, प्रोटेक्शन की बात थी, क्लासिफिकेशन की बात थी, और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, देखी हैं इस पूरे चैप्टर में। ये एंड होता है बेटा चैप्टर आपका। ध्यान आप ये रखेंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं FIB, ये आप बुक में ही फिल करें। ध्यान देना है क्योंकि आपको मालूम है ये 1 मार्क्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप यूं ही नहीं इनको हल्के में लें, आप अच्छे से पढ़ें, देखें, उसके बाद इसको सॉल्व करके बुक में ही करें। ये आते हैं और यहीं से आएंगे क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बुक में ही करना है बेटा। और इसके बाद आया मैच द फॉलोइंग, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिंपल सी बात है, ये भी आपको बुक में ही करना है।
ये जो चीज़ें मैं बुक में करने के लिए भेज रहा हूँ ना आपको, ये आपका होमवर्क है और इसे आपको सेंड भी करना है। बुक की ही पिक लेनी है और बुक की ही पिक लेके आपको मुझे सेंड करनी है, ये ज़रूरी है। आपको समझ में आया? क्योंकि आप जब रीड कर रहे होंगे तभी आप मैच और फिलअप कर सकते हैं। ऑड वन आपको फाइंड करना है। ये नई तरह की एक्सरसाइज आ गई बेटा। अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए कुछ कुछ नहीं होंगी, MDNL और ये सब आप रीड करें, देखें, समझें। जो चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिएगा, ये भी आपको बुक में ही करनी है। और हाँ, यूज़ पेंसिल, पेंसिल ही यूज़ करें जब आप बुक में सारी चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप पेंसिल यूज़ करें बेटा जब आप बुक में सारी चीज़ कर रहे होते हैं। हाँ, से वाई ऑड भी फाइंड करना है और आपको ये भी बताना है कि वाई वो क्यों है। तो उसका आंसर यहाँ पे आप छोटा छोटा लिख सकते हैं। जो स्पेस है यहाँ पे, जो ऑड है उसको अंडरलाइन करते हैं, वाई में यहाँ पे छोटा छोटा एक्सप्रेशन करके लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आपको बुक में ही करना है। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 और 23 एंड 24, ये बेटा 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में आपका डेटा जो है आता है एग्ज़ाम में। एक कहानी सी दी होगी, वो आपसे पूछा जाएगा कि वो किस चीज़ की बात कर रहा है और कैलकुलेशन पूछा जाएगा। इसे कैलकुलेट करना बहुत आसान है क्योंकि टेबल दिया हुआ है, उस पर बेस 3 क्वेश्चन है। तो आप कोशिश करें, नीचे स्पेस खाली है तो इस क्वेश्चन को आप बुक में करें। क्वेश्चन नंबर 24 बुक में ही करना है आपको। ये सारा वर्क आपको पिक खींच के आपको ग्रुप में डालना है। 7 PM तक होमवर्क ज़रूर भेजें, इम्पोर्टेंट है आपके लिए सारा वर्क। जो बाकी क्वेश्चन हैं वो आपको जो नहीं आएंगे वो हम समझा देंगे, करवा देंगे। बाकी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे वो आपको नेक्स्ट टाइम करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। जो भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में दिए जाएंगे, आप इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, मैप के लिए सुन लीजिए आप। मैप बुक बेटा आपको मंगानी होगी। अरिहंत की जो बुक आपने 9th क्लास में मंगाई थी या हमने मंगाई थी, वही बुक आपको बेटा मंगानी। आप फ्लिपकार्ट पे जाएं और आप वहाँ से मंगा सकते हैं। अगर आपके पास मार्केट में वो बुक अवेलेबल है तो आप मार्केट से ले आएँ, लेकिन वो होनी चाहिए NCERT बेस्ड, मतलब NCERT की बुक पे बेस्ड होनी चाहिए। और उस पर सारे चैप्टर होते हैं आपके बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, सारे मैप होते हैं बेटा उसमें। NCERT बुक पे बेस्ड होनी चाहिए। जैसे आपके 9th में हिस्ट्री के हमने आपको चैप्टर्स फिल करवाए थे ज्योग्राफी में, ठीक वैसे ही आपका 10th में मैप आएगा बेटा 6 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दें। मैप हम स्टार्ट करवाएंगे जितना जल्दी हो सके, अगर आप बुक मंगा लें। मेरी कोशिश ये है कि मैं थर्सडे से ही करा दूं स्टार्ट, जो थर्सडे आ रहा है नेक्स्ट, क्योंकि मैं आपको 4-5 दिन का टाइम दे ही रहा हूँ। आप जितना जल्दी बुक मंगा लेंगे बहुत ज़रूरी है, आप प्लीज़ बुक को मंगाएं। मुझे मैप क्लास स्टार्ट करनी है अच्छे से, आपका मैप भी आगे बढ़ाना है मुझे, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक्स भी ऐड होगा, ज्योग्राफी भी, और हिस्ट्री तो होगा ही होगा। तो ये चीज़ ज़रूरी, NCERT बेस्ड आपकी बुक होनी चाहिए। आप बुक के पेज अंदर पलट के देखें तो आपको ना बुक के अपने चैप्टर्स दिखाई दे जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबके। आपको वही बुक मंगा लेनी। आप मार्केट चाहें, अगर आपको मार्केट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप मुझे मैसेज कर दो। और आप नहीं तो फ्लिपकार्ट से वही अरिहंत की ग्रीन वाली बुक मंगा लो जो आपके 9th क्लास के लिए थी। 9th क्लास के लिए थी मतलब अरिहंत वाली जो थी, तो आप अरिहंत वाली बुक 10th क्लास वाली मंगा सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बताए, मैं लिंक भेज दूंगा। और हाँ, एक चीज़ और, बहुत सारी चीज़ों में ना डिलीवरी चार्ज और लगता है। अगर आपके में डिलीवरी चार्ज दिखाए मैप बुक मंगाने का तो आप मुझे बता देना, मैं ऑर्डर कर दूंगा। उसका रीज़न ये है कि मेरे लिए जो ऑर्डर है, डिलीवरी चार्ज है वो फ्री है, मेरे पास डिलीवरी चार्ज नहीं लगता है क्योंकि मैं प्लस मेंबर हूँ। तो आपके कम से कम 40-50 रुपये बच जाएंगे। अगर आपको डिलीवरी चार्ज लग रहा है बुक मंगाने पे तो आप मुझे बता देना, मैं ऑर्डर कर दूंगा। आप मुझे अपना एड्रेस बताना, हम आपको ऑर्डर कर देंगे। आप कैश पे करके अपनी बुक को मंगा सकते हैं। मैं
जैसे लास्ट ईयर भी मैंने आपके लिए बुक्स मंगाई थी, उन सारी चीज़ों के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ आपकी हेल्प के लिए। तो आप वो सारी चीज़ देख लेना। अगर डिलीवरी चार्ज ज़्यादा लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। जो लोग फ़तेहपुर सीकरी में रहते हैं तो मैं उनके लिए एक साथ ऑर्डर कर दूँगा। फ़तेहपुर में कम से कम 3-4 बच्चे हैं, एक ही एड्रेस पे 3-4 बुक आ जाएंगी तो आपकी तो और सस्ती पड़ जाएंगी बुक। ऐसे ऐसे जो लोग रहते हैं वो ले सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, आपस में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर ये सब आपको नहीं करना है तो आप मुझे बता देंगे, मैं कर दूंगा, क्योंकि मैं प्लस मेंबर हूँ तो मेरे पे डिलीवरी चार्ज नहीं लगता है बेटा फ्लिपकार्ट पे, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। होमवर्क का आप ध्यान रखें अच्छे से, मैं बुक का ध्यान रखें, 7 PM का ध्यान रखें कि उस टाइम तक आप करना है। और हाँ, ये मैं बुक वाला हिसाब आप मुझे मैसेज करके बता दें, कॉल कर लेना आप 1 बजे के बाद अगर चाहो तो, वरना जिसको मंगानी है वो मुझे मैसेज कर दे, अपना पूरा एड्रेस और फ़ोन नंबर डाल के मैं ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है। आई हैव नो प्रॉब्लम। बट ये बुक आ जानी चाहिए 3-4 दिन में सबके पास, क्योंकि मैं क्लास स्टार्ट करा दूंगा, फिर आप मुझसे ये नहीं कह सकते सर मैंने नहीं किया। आप अपने साथ वाले सब लोग को बताएं कि मैं क्लास स्टार्ट हो रही है, ताकि वो लोग भी थोड़ा सा अवेयर रह सकें। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।